आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 द सेल, लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हाजिर हूं। और आज का हमारा टॉपिक है जी साइटोस्केलेटन। बहुत इजी सा है। आज हम दो टॉपिक्स करेंगे, साइटोस्केलेटन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोस्केलेटन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, आज हमारा टारगेट दो टॉपिक्स है जनाब। साइटोस्केलेटन जो है, एक मिनट जरा, कुछ बच्चे, बस ठीक है जनाब। साइटोस्केलेटन पॉइंट नंबर 1, बेटा साइटोजोल हमने पढ़ा था। साइटोजोल एक्वस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म था। तो साइटोजोल में साइटोस्केलेटन होता है बेटा, साइटोस्केलेटन। अच्छा, अब ये साइटोस्केलेटन क्या है भाई? वर्ड इस्तेमाल हुआ है फैब्रिक। वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है मेरे बच्चों? फैब्रिक। जब आप कोई कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हो, अगर देखो कपड़ा बना हुआ होता है बेटा धागों से, तो जितना धागा उम्दा और जितना धागा अच्छा होगा, आप उतना कहोगे इस कपड़े का फैब्रिक बहुत अच्छा है। फैब्रिक का मतलब होता है बेटा ढांचा। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? ढांचा। इसी तरह हमारी बॉडी का फैब्रिक हमारा स्केलेटन है, और इसी तरह सेल के अंदर भी उसका फैब्रिक होता है। फैब्रिक से मुराद उसका फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है। ठीक है। और हमारा फ्रेमवर्क तो बना है हड्डियों से, और हड्डियों में बेशक हड्डियों के बोन के सेल्स हैं। सेल्स के अंदर जो फैब्रिक है, इट इज मेड अप ऑफ बेटा 3 थिंग्स। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट्स, एंड नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन कौन? माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहां हम जरा थोड़ी सी इनकी फोटोग्राफ्स देख लें भाई। ये है माइक्रोफिलामेंट बेटा। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स दिखने में इस तरह की लगती हैं। तो और ये देखें जी, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल देखने में इस तरह से लगती है। ये देखो, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। सो दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। और ये है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये आपको दिखने में इस तरह दिखेंगी। सो दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ये क्या था जी? दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों मिलकर फैब्रिक बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? फैब्रिक। डन। तो साइटोजोल कंटेन्स साइटोस्केलेटल फैब्रिक। फैब्रिक मतलब फ्रेमवर्क, ढांचा, फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। लो जी, पहले हम कंपोजिशन जरा देख लें। ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ फैब्रिक ऑफ द सेल, दैट इज साइटोस्केलेटन की ये तीनों स्ट्रक्चर्स आर मेनली प्रोटीन्स। दीज आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन। डन। और ये प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं जी? ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और दूसरी प्रोटीन्स। अच्छा, ये सब एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर्स, ये सब बेटा फाउंड इन मसल्स। ये हमारे मसल्स में भी मौजूद होती हैं। अब ये नेम्स याद रखिएगा। मसल्स का चैप्टर आएगा 2nd ईयर में, तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें पढ़ेंगे। और ये सारे नेम्स उसमें मैंने यूज करने बेटा। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर्स, all these are found in muscles. All these are found in muscles. नेक्स्ट आए जी, अब हम डिटेल से पढ़ने लगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो साइटोस्केलेटन में 3 किस्म की
प्रोटीन्स हैं वो हैं, नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट्स, नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. These are made up of proteins and these act as fabric of the cell. Fabric means framework, ढांचा. Microtubules, these are long, ये लंबी लंबी हैं, unbranched हैं, slender पतली, slender पतली, ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं. तो जनाब these are long, these are unbranched and these are slender tubular protein structures. One very important function of microtubules is their role in assembly and disassembly of spindle fibers. तो बेटा स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल के स्ट्रक्चर्स बनाना माइटोसिस और मेयोसिस में हमने पढ़ा था कि प्रोफेज के एंड पर स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं. तो जी हाँ, वो बनाते थे सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ 9 triplets of microtubules. तो ये देखें, these are centrioles. तो ये सेंट्रियोल्स के 3, 1, 2, 3, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में 3 जुड़े तो एक ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट्स जुड़ जाए तो एक सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल का हमेशा पेयर होता था सेल के अंदर, सेंट्रियोल का हमेशा पेयर होता था. तो ये देखो देयर आर ये 1, 2, 3, एक ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट. तो जी हाँ, सेंट्रियोल्स अगर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं तो सेंट्रियोल्स में तो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स. और इसके अलावा बेटा स्पिंडल फाइबर्स बजाते खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं. तो सेंट्रियोल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है और स्पिंडल फाइबर्स के धागे खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं. So one very important function of the microtubules is their role in the assembly and disassembly of spindle structures during mitosis. इसके अलावा मेरा बच्चा अगर सेल के अंदर नहीं, सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स जैसे बेटा सिलिया, फ्लैजेला वगैरह, सिलिया और फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही के बने हुए हैं. तो सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज. असेंबलीज कहते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. फॉर एग्जांपल बेटा सिलिया भी कौन बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स. और फ्लैजेला भी कौन बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स. अच्छा, सिलिया का स्ट्रक्चर भी हमने सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह ताला पढ़ना है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में. तो उसमें भी आप देखोगे कि जिस तरह सेंट्रियोल मैंने आपको दिखाए कि ये ट्रिपलेट से बने हुए हैं, तो सिलिया बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स के ड्यूप्लेट से बने हुए होते हैं. उसमें दो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर एक ड्यूप्लेट बनाती हैं. 9 ड्यूप्लेट्स जुड़कर सिलियम को बनाते हैं. तो फ्लैजेला भी. अच्छा, अभी बेसल बॉडी क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि ये मेट्रो ट्रेन के जो हमारे पिलर्स खड़े हुए हैं जगह जगह, उन पिलर्स को बेटा एक बेस बनाकर, तो पिलर्स को बेस के अंदर मतलब बुनियाद खोद कर पिलर को अंदर खड़ा किया जाता है बेटा. तो मेरे बच्चों बुनियाद को बेसल बॉडी कहते हैं. तो सिलिया और फ्लैजेला के लिए भी, सिलिया और फ्लैजेला के लिए भी बेसल बॉडी भी बनाई जाती है, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर की जानिब. तो बेटा ये बेसल बॉडी भी किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या बनवाने में मदद दे रहे हैं, सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और तो और सेंट्रियोल्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिया. माइक्रोट्यूब्यूल्स फिनिश. अब आई माइक्रोफिलामेंट्स. उत्तर जी, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंसिडरेबली मोर स्लेंडर सिलेंडर्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स तो हैं पतली सिलेंडर्स तो वो हैं, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स उनके भी मुकाबले में ज्यादा पतले सिलेंडर्स हैं, ज्यादा पतली ट्यूब्स हैं. एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल. बेटा चूंकि ये मसल्स में हैं तो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं,
तो कॉन्ट्रैक्शन कराने वाली एक्टिन प्रोटीन्स की ये बनी हुई है, माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, एंड यस these microfilaments are linked to the inner face of the plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ खुल रहा है, ये उसके साथ जुड़ी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बेटा ये जब हिलती हैं तो साइटोप्लाज्म को आगे चलाती हैं, ऐसे जैसे कोई बोट में बैठा हुआ हो और वो बोट का जो ओर होता है, दैट इज जो चप्पू होता है, जब चप्पू को हम पीछे उसको हिलाएंगे पानी में, तो पानी में मोशन पैदा होगा। तो बेटा जब ये अपने आप को हिलाती हैं तो साइटोप्लाज्म में एक मोशन क्रिएट होता है, उस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं बेटा। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस, या एक्टिव मास मूवमेंट भी वैसे बोलते हैं। तो जनाब दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल सेल मोशन। तो याद रखें कि अगर साइटोप्लाज्म में हरकत पैदा हो रही है या ऑर्गेनेल्स किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो इट इज ड्यू टू दी it is the function of microfilaments to set cytoplasm into the motion. The movement that is cyclosis या फिर amoeboid movements, यानी अमीबा में भी क्या होता है कि पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म आगे को मूव करता है, फिर पीछे से बॉडी को आगे खींचा जाता है, और सूडोपोडियल मूवमेंट यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट्स भी चूंकि साइटोप्लाज्म में हिलजुल की वजह से होती हैं, तो अमीबॉइड मूवमेंट्स भी माइक्रोफिलामेंट्स ही का नतीजा है। All these are because of microfilaments. All these are because of microfilaments. ठीक बच्चों, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, बेटा प्लीज ऐसे मत करें जो भी एनोटेशंस बना रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है कि these have diameter in between those of microtubules and microfilaments. तो जनाब माइक्रोट्यूब्यूल्स सिलेंडर थी, माइक्रोफिलामेंट्स और ज्यादा सिलेंडर थी। इन दोनों के दरमियान वाला डायमीटर किसका होगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। दे प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये सेल की शेप को बरकरार रखते हैं। And number 3, intermediate filaments are involved in determination of the cell shape and integration of the cellular compartments. अगर सेलुलर कंपार्टमेंट से मुराद सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर सेल ऑर्गेनेल्स की जगह कोई फिक्स हुई हुई है तो जरूर उन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने सहारा दिया हुआ है। तो इसके साथ ही ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स और सॉरी क्या नाम था, साइटोस्केलेटन वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक आया जी सेंट्रियोल। ये भी बहुत बच्चों वाला है, बहुत इजी है। एनिमल सेल्स में या सेल्स ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स हमेशा 2 की तादाद में होंगे। तो यहां भी एक जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई थी, ये देखें, ये हमेशा आपको बेटा पेयर में मिलेंगे। तो यहां भी पेयर है, और ये देखें ये एक 3D स्ट्रक्चर है, तो ये भी पेयर में ही मौजूद है। अच्छा, यहां भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1, 2 और ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े तो एक पूरा सेंट्रियोल बनता है। एक पूरा क्या बनता है बेटा? सेंट्रियोल। तो हमेशा 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड सेंट्रियोल्स की पोजीशन अगर आपने देखनी हो तो वो हमेशा एक्सटीरियर सरफेस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल साथ बाहर मौजूद होंगे। तो ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं जी, नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस आपको ये इनकी लोकेशन मिलेगी। इन क्रॉस सेक्शन अगर हम इनको काट कर देखें तो ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल अरे। अरे मीन्स अरेंजमेंट। एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स आपस में सिलेंड्रिकली अरेंज है। आपस में किस तरह अरेंज है बेटा? सिलेंड्रिकली। तो ये देखें एक सिलेंडर बना रहे हैं, अंदर से हॉलो है,
तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर एक क्या बना देते हैं बेटा, एक सेंट्रियोल बना देते हैं. हाउएवर ईच ऑफ द 9 ट्रिपलेट्स, हर 9 यानी जो 9 ट्रिपलेट्स हैं, is further composed of 3 microtubules. So every triplet is made up of 3 microtubules. The two centrioles are usually placed at right angle to each other. तो आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो कि ये भी राइट एंगल पर मौजूद हैं, एक दूसरे के 90 का एंगल बना रहे हैं. और अगर मैं पिछली आपको दिखाऊं तो उस पर भी देखो राइट एंगल ही बना रहे हैं, दैट इज 90 का एंगल ये बनाते हैं. The two centrioles are usually placed at right angle to each other. Then, just before the cell divides, cell जैसे ही divide होने लगता है बेटा, centrioles भी duplicate हो जाते हैं. ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. centrioles भी क्या हो जाते हैं बच्चों, duplicate हो जाते हैं. और फिर one pair of centrioles, pair of centriole को centrosome कहते हैं. तो एक centrosome चला जाता है एक पोल पर और दूसरा सेंट्रोसोम चला जाता है दूसरे पोल पर, और वहां जाकर फिर आपस में स्पिंडल्स बनाते हैं. आपस में स्पिंडल्स बनाते हैं. ये स्पिंडल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ही मबनी होती हैं. एंड रिमेंबर दैट दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स. सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. एंड लास्ट पॉइंट, सेंट्रियोल्स play an important role in the location of furrowing during the cell division. तो बच्चों वो जो साइटोकाइनेसिस नहीं होती जिसमें वो साइटोप्लाज्म बढ़ता है और साइटोप्लाज्म बढ़ने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट करती है, तो बेटा फरोइंग, दैट इज फरोइंग से मुराद ये साइटोकाइनेसिस में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं यही सेंट्रियोल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है. एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया. सिलिया भी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ही की बनी हुई होती हैं. ले जनाब, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. काइंडली बेटा कीप योरसेल्फ म्यूट. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सवाल इंशाल्लाह लास्ट 5 मिनट्स में. लो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. बेटा बच्चों वाला लिखा हुआ है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने क्लास 9 में ना पढ़ा हो, बस थोड़ी सी जरा लाइन जरा ज्यादा कर दी इन्होंने. तो जनाब, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. भाई क्यों क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? भाई ये पावर हाउस ऑफ द सेल है बेटा. दे विल मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई, बनाना और फिर सेल को पहुंचाना, ये दोनों जिम्मेदारियां इनकी होंगी बेटा, बनाना और फिर सेल को पहुंचाना. ले जनाब, so they manufacture energy and they supply energy to the cell, so that is why they are so much important. सेकेंड पॉइंट मैं साथ ही बोल गया था कि दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये सेल के पावर हाउस कहलाते हैं. अगर मैं इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखूं तो दे अपीयर टू बी वेसिकल्स. या हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वेसिकल से मुराद छोटे छोटे पार्टिकल्स, या फिर रॉड्स की शक्ल में दिखाई देते हैं, या फिर लगता है कि छोटी छोटी फिलामेंट्स हैं. लेकिन मेरे बच्चों, जब हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी अपनी शो करते हैं. ये देखें जी, तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, ये आपकी बुक ही से ली गई है. डन. तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 मेम्ब्रेन्स. एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन. अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है ये देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है. ये आप जरा मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, और ये वाली पुत्र ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली, और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है. तो इनर मेम्ब्रेन देखो बेटा काफी इन्वेजिनेशंस बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. बेटा इन इन्वेजिनेशंस एक को बोलेंगे क्रिस्टा
और इन सारियों को बोलेंगे क्रिस्टी। जबकि अंदरूनी स्पेस और उसके मटेरियल को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जनाब, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं। उसके बाद क्या है जी? ऑल्दो देयर नंबर, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मतलब किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये भी डिपेंड करता है बेटा कि सेल अगर बहुत एक्टिव सेल है, जिस तरह लिवर का है, तो उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और अगर वो थोड़ा इनएक्टिव सेल है, जिस तरह हमारे ईयर लोब्स जो है, ईयर के जो लोब्स हैं उनका कोई इतना खास काम नहीं है, तो उन सेल्स में नंबर इनकी तादाद कम होगी। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के शेप, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपस में भी काफी ज्यादा वेरी करते हैं, आपस में भी काफी ज्यादा क्या करते हैं? वेरी। A mitochondrion is bound by two membranes. Mitochondria is bound by two membranes. It is double membranous structure. अच्छा जी, जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, दी आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। ले जी, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है जी, ये देखें बिल्कुल स्मूथ। जबकि इनर मेम्ब्रेन ये देखें, ये बल खा रही है इनर मेम्ब्रेन, तो ये एक इन्वेजिनेशन को क्रिस्टा, और इन सब को क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टी। और इनर स्पेस और उसके फ्लूइड को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। The outer membrane is smooth while the inner membrane forms infoldings into the inner chamber called mitochondrial matrix. These infolds are called cristae. इन्हें क्रिस्टी कहते हैं. The mitochondrial membranes are similar in structure to other cell membranes. माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो दूसरी सेल मेम्ब्रेन से ही सिमिलर हैं, कोई इतना खास डिफरेंस इनमें नहीं है, वही लिपिड बाइलेयर और वही प्रोटीन्स. Detailed studies have shown that mitochondria also contain DNA as well as ribosomes. मेरे बच्चों, ये एंट्री टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आता होता है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए मौजूद है, तो आपने कहना है कि जनाब वो माइटोकॉन्ड्रिया है. और हाँ, एक पॉइंट यहाँ ये भी याद रखना है कि इसका जो डीएनए है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से सिमिलर है. तो जी हाँ, detailed studies have shown that mitochondria also contain DNA as well as ribosomes. तो डीएनए के पास कोड्स हैं और उन कोड्स के मुताबिक राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना सकती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो जरूरत की प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो खुद ही बना सकता है. और ये अपनी कॉपीज भी बना सकता है. मैं डिवीजन नहीं कहूंगा क्योंकि वो सेल डिवाइड करता है. माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट. इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, मतलब ये अपनी ही डिटो कॉपीज आराम से बना सकता है. The presence of ribosomes and DNA indicates that some proteins are synthesized in them. Next point, due to these DNA and ribosomes, they are self-replicating organelles. The inner surface of the cristae, ले जी, अब यहां पर हम देखते हैं, ये देखें जो इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी है, ये देखो बेटा, क्रिस्टी की इनर सरफेस पर छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं. बच्चा ये जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये F1 पार्टिकल्स हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, याद रखें, एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP. तो बुक में उन्होंने जिक्र नहीं किया, आप लिख लीजिएगा कि जो F1 पार्टिकल्स हैं, कौन से बेटा? F1 particles, their function is what in oxidation. ये हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, इन ऑक्सीडेशन एंड ATP फॉर्मेशन में इनका किरदार है जी. इनका किरदार ऑक्सीडेशन एंड ATP फॉर्मेशन में वाज़े है. जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पढ़ लेते हैं क्या क्या है भाई, तो जरूर
रेस्पायरेशन से रिलेटेड ही एंजाइम्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स इन इट लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, ढेर सारे एंजाइम्स हैं, और कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स विच आर दी हेल्पर्स ऑफ द एंजाइम्स, एंड सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ये सब मिलकर दे हेल्प इन सेवरल vital metabolic processes, several vital metabolic processes like Krebs cycle। तो Krebs cycle जो कि इसके अंदर होगा, तो metabolic process में ये सारे एंजाइम्स काम आते हैं। तो एरोबिक रेस्पायरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में ये सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हर वो केमिकल है जो इन तमाम चीजों में काम आते हैं। और आज के बस लास्ट 2 पॉइंट्स। As a result of these metabolic processes, the energy is extracted from the organic food। एनर्जी हासिल की जाती है ऑर्गेनिक मतलब CH बॉन्ड्स वाले फूड को तोड़कर, एंड फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। दिस ऑर्गेनिक फूड को फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड ATP में। ऑर्गेनिक फूड को तोड़ा जाएगा, अंदर से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को एक एनर्जी रिच कंपाउंड ATP में चेंज कर दिया जाएगा। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, हमें पता है, एंड द ATP देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। बच्चों अगेन द साइज के माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव सेल्स रहेंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बड़े साइज के और न्यूमरस होंगे, और जो इनएक्टिव सेल्स होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटे साइज के और उनकी तादाद भी कम होगी। The size and the number of mitochondria varies and depends on the physiological मतलब functional activity of the cell। तो जो जिसका जितना बड़ा फंक्शन है सेल का वो उतने ही ज्यादा साइज के माइटोकॉन्ड्रिया और उनकी तादाद भी कंट्रोल करेंगे। तो मेरे बच्चों अगर आपको समझ में लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।